ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने एंड्योरेंस यूनिट कवर किया होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, एंड्योरेंस टॉपिक है जो, उसके सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, VO2 max of an elite athlete is primarily determined by glycogen stores only, O2 intake, transport and uptake efficiency, buffer capacity against lactic acid, साइकोलॉजिकल टॉलरेंस टू फटीग। एक एलीट एथलीट में, चाहे नॉर्मल एथलीट भी हो, उसमें VO2 मैक्स कौन डिटरमाइन करता है, कौन कौन से फैक्टर्स। आंसर करो। सी। और ठीक है, Sir B. ओके, गुड। तो शिल्पी ने जैसे बोला बी, तो पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, VO2 मैक्स ऑफ एन एलीट एथलीट, ये सब तो आप हटा दो। पहले, सबसे पहले क्या है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, पर ml के जी और पर मिनट। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम जो कंज्यूम कर पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं VO2 मैक्स। तो VO2 मैक्स में क्या होता है? VO2 में ही आपका क्या रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आते ही आपके मन में एरोबिक एरोबिक जो भी एरोबिक की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। हमने एंड्योरेंस में क्या पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड्योरेंस, उसमें सबसे पहला क्या था? एरोबिक। एरोबिक में ही आपका आता था VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या होता है कि आपकी बॉडी ने कितना ऑक्सीजन, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपकी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकती है। तो अब VO2 क्या क्या फैक्टर्स थे हमने देखा था? O2 इंटेक, ट्रांसपोर्ट एंड O2 अपटेक। O2 इंटेक क्या होता है कि हम बाहर इन्वायरमेंट से कितना ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हैं, वो था ऑक्सीजन इंटेक। ट्रांसपोर्ट क्या था? लंग्स और हार्ट से कहाँ तक जाना, पर्टिकुलर मसल तक ऑक्सीजन का पहुंचना, वो था O2 ट्रांसपोर्ट। एंड नेक्स्ट O2 अपटेक क्या था? जब वो ऑक्सीजन मसल तक पहुंच गया तो उस पर्टिकुलर मसल फाइबर जब उस ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, वो था O2 अपटेक। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स थे जो VO2 मैक्स को इफेक्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्या बोला है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? प्राइमरली डिटरमाइंड। सबसे प्राइमरी, सबसे मेन फैक्टर कौन सा है जो VO2 मैक्स को डिटरमाइन करता है? तो वो ऑप्शन बी होगा, ग्लाइकोजन नहीं करता है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत कम रेशियो में ये इफेक्ट करता है। बफर कैपेसिटी तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका अनएरोबिक हो गया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है।
साइकोलॉजिकल टॉलरेंस टू फटीग ये भी इफ़ेक्ट करेगा लेकिन बहुत कम लेवल पे। तो जो प्राइमरी होता है VO2 को अफेक्ट करता है फैक्टर, वो होता है आपका O2 इनटेक, कितना ऑक्सीजन हम बाहर से अंदर ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, कितना उसको हम हार्ट लंग से अपने पर्टिकुलर मसल तक ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, और कितना हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स आपके VO2 मैक्स को इफेक्ट करते हैं। आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है ये। ऑक्सीजन डेट टर्म वॉज कॉइन्ड बाई, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। डी। ओके। और सभी को आंसर करना है, ठीक है। सही गलत वो मैटर नहीं करता, आंसर सभी को करना है। ए। ओके। ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। ऑक्सीजन डेट किसने दिया है? इज गिवन बाय हिल। तो ध्यान रखना, ठीक है। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑक्सीजन डेट और ऑक्सीजन डेफिशिट। तो ऑक्सीजन डेट कब होता है? एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज। और ऑक्सीजन डेफिसिट कब होता है? एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो ऑक्सीजन डेफिसिट में क्या होता है? जैसे ही हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी हमारा हार्ट और लंग्स है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। कि जितना हमारी बॉडी ऑक्सीजन डिमांड कर रही है, उतना सप्लाई करने में, जितना डिमांड है उतना सप्लाई करने में हमारे हार्ट और लंग्स को कितना टाइम लग जाता है? अप्रॉक्स 1 से 2 मिनट लग जाता है। तो जो 1 से 2 मिनट तक हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो बॉडी एनर्जी तो आपका एनारोबिक सिस्टम से ले लेगी, ATCP, और जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो भी अदर प्लेसेस में ऑक्सीजन स्टोर्ड है या प्रेजेंट है, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेके यूज़ करती है, ठीक है। फिर 1 से 2 मिनट बाद क्या होता है? जो हमारा हार्ट और लंग्स है, वो जितना एनर्जी चाहिए, सॉरी जितना ऑक्सीजन चाहिए, उतना सप्लाई करने लगता है। तो वो हमारा स्टेडी स्टेट आ जाता है बीच में, मतलब जितना चाहिए उतना सप्लाई होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे ही हमने वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज या एक्टिविटी ख़त्म की, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली इनहेल करते हैं, बहुत तेज़ तेज़ से सांसें लेते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। वो क्यों करते हैं? वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जितना भी ऑक्सीजन हमने या तो अदर प्लेसेस से लिया है, तो और जो भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने यूज़ किया है, जो भी हमारा स्टोर था वो ख़त्म हुआ है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन डेट में एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज उसको हम रिप्लेनिश करते हैं। एक वर्ड है रिप्लेनिश, मतलब रिकवर करते हैं। जो हमारा स्टोर ऑक्सीजन का ख़त्म हो गया है, उसको हम क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके हम उसको रिस्टोर कर पाएंगे। इसीलिए एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, बहुत डीपली इनहेल करते हैं और हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो ये था आपका ऑक्सीजन डेट और ऑक्सीजन डेफिशिट। सिंपल सा है, ऑक्सीजन डेट किसने दिया है? गिवन बाय हिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर है, सिंपल क्वेश्चन आ गया, जल्दी आंसर करो। बी, ऑक्सीजन डेफिशिट। ओके। और ठीक
अभी तो बताया मैंने, डेफिसिट कब होता है? एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है। आप डेट का मतलब क्या समझते हो? डेट का मतलब होता है कर्ज, लोन। ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि हमने लोन लिया है और उसको हमें क्या करना है? रीपे करना है विथ इंटरेस्ट। तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए ये एंड ऑफ द एक्सरसाइज होता है। और डेफिसिट, डेफिसिट मतलब होती है कमी। हमें पैसे की कमी है, डेफिसिट है। पहले कमी होगी फिर तो हम लोन लेंगे। इससे आप याद रखना, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। डेफिसिट मतलब कमी, और डेट मतलब लोन। ठीक है। तो ऑक्सीजन डेफिसिट कब होता है? एट द बिगनिंग ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है। डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, anaerobic threshold occurs at approximately in elite athletes। जो भी elite athlete होते हैं उनमें anaerobic threshold कब आता है? किस लेवल पे वो पहुंचते हैं VO2 max के, तो उनका anaerobic threshold आता है। इंडोरेंस से, जो भी इंडोरेंस यूनिट है उससे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। बी सी, ओके, गुड। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एनारोबिक थ्रेशोल्ड क्या होता है। मैंने लैक्टिक एसिड के स्टेजेस पढ़ाए थे चार। एक होता है MLS। ठीक है। मैक्सिमम लैक्टेट स्टेडी स्टेट। ये कौन सा स्टेज होता है? जब आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और आपकी बॉडी इतनी कैपेबल है कि उतना ही लैक्टिक एसिड वो क्लियर भी कर दे रही। ठीक है, कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, जमा नहीं हो रहा है लैक्टिक एसिड। वो था आपका MLS, मैक्सिमम लैक्टेट स्टेडी स्टेट। ठीक है। और अनएरोबिक थ्रेशोल्ड क्या है? जब आपका लैक्टिक एसिड, आप लैक्टिक एसिड बन रहा है और बॉडी क्लियर भी कर रही है, बट लैक्टिक एसिड क्या हो रहा है, ज़्यादा फॉर्म हो रहा है। तो और बॉडी क्लियर भी कर रही है, लेकिन उतने उतने वैल्यू की लैक्टिक एसिड क्लियर नहीं कर पा रही है जितना फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कितना होता है, कितने लेवल पे? एलीट एथलीट पे वो होता है 85% ऑफ VO2 मैक्स। ठीक है। ये एलीट एथलीट की बात हो रही है। ठीक है। जो आपका, जो हम बोलते हैं सेडेंट्री पर्सन, जो नॉर्मल होता है। सेडेंट्री का मतलब होता है नॉर्मल, जो ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है। उनमें ये अप्रॉक्स 60 से 70% ऑफ VO2 मैक्स में आ जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना। और इसके अलावा दो और भी फेज हैं, लैक्टेट थ्रेशोल्ड एंड लास्ट कोबला, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन। तो आप जाके एक बार, PPT वगैरह लोड हो गई है और प्रीवियस क्लास भी, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाके एक बार इसे देख लेना। ठीक है। सी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट ट्रेनिंग जोन फॉर डेवलपिंग एरोबिक एंड्योरेंस इज? ट्रेनिंग जोन 1, 2, 5, 6। फॉर डेवलपिंग एरोबिक एंड्योरेंस।
और मैंने क्लास में ही बताया था कि जब भी बात आए एंड्योरेंस की, कि सबसे अच्छा एंड्योरेंस कौन सा ट्रेनिंग जोन डेवलप करता है, तो वो मैंने बताया था आपको, ट्रेनिंग जोन 2, जिसमें हमारे 60 से 70% मैक्सिमम हार्ट रेट पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ट्रेनिंग जोन 5 किसके लिए बेस्ट है? VO2 मैक्स इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। एंड्योरेंस जो ट्रेनिंग जोन 2 है, वो आपके एंड्योरेंस इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस ट्रेनिंग जोन में ही आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का बढ़ना हो, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस, और चाहे कैपिलरी डेंसिटी हो, कैपिलरी डेंसिटी का बढ़ना हो। ये सारी चीज़ें आपकी किस में होती हैं? मैक्सिमम ट्रेनिंग जोन 2 में होती है। तो ध्यान रखना, ठीक है। और ट्रेनिंग जोन 1 और ट्रेनिंग जोन 2 में क्या होता है? हमारी बॉडी फैट पे डिपेंडेंट रहती है फॉर एनर्जी। ठीक है। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखना, बेसिक और प्राइमरली सोर्स वो होता है फैट। फिर ट्रेनिंग जोन 3 में क्या होता है? याद रखना, हमारी बॉडी फैट से कार्ब्स की ओर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, बेसिक एंड्योरेंस के लिए सबसे इम्पैक्टफुल जोन कौन सा है? ट्रेनिंग जोन सेकंड है। ठीक है, जिसमें हमारा हार्ट रेट कितना होता है? 60 से 70%। ठीक है। डाउट है कुछ? क्लियर करो एक बार। नो सर। ओके। नेक्स्ट, ट्रेनिंग जोन फॉर डेवलपिंग VO2 मैक्स। गुड गुड। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, VO2 मैक्स के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? सॉरी, ट्रेनिंग जोन कौन सा है? ट्रेनिंग जोन 5th और 5, जिसमें हमारा हार्ट रेट मैक्स कितना होता है? मैक्सिमम हार्ट रेट 90 to 100%। ठीक है। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट इंजेक्शन इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर इवेंट्स लास्टिंग, मतलब जो बाइकार्बोनेट इंजेक्शन होता है, चाहे आप बफर कैपेसिटी बोल लो, किसी भी नाम से आ सकता है, चाहे आप सोडा इनटेक बोल लो, चाहे यहाँ पे अल्कली आ जाए या अल्कलीन आ जाए, ये सारी चीज़ें सेम चीज़ हैं। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किस ड्यूरेशन वाले एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? जो ड्यूरेशन 10 सेकेंड का होगा, या तो जो 1 to 7 मिनट्स का होगा, या 30 मिनट्स का होगा, या 2 आवर्स का। CD। एक बात बताना, तुम लोगों ने PPT देखा है? और मतलब जो क्लास थी वो देखी है एक बार फिर से? माइक ऑन करके बताना। सर मैंने बाइकार्बोनेट तक तो देखा था। अच्छा, और बाकी लोग? सर मैंने इंड्योरेंस का पढ़ा था कुछ पार्ट। हम्म। बाकी बाइकार्बोनेट ये वाला जो जोन जो लास्ट का पढ़ाया था वो वाला नहीं हाँ। पढ़ा था। अच्छा, देखना जाके एक बार पढ़ना, ठीक है। तो ओके। मैंने क्लास में ही बताया था
कि बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है, ये किस लिए होता है? पहले बात आप समझो। जो भी सोडा होता है वो बेसिक होता है, ठीक है? इसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है। पीएच वैल्यू बता देता हूँ। पीएच वैल्यू में जैसे कि नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो बेसिकली जो 7 या 8 को, मुझे लगता है 7 को न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है? ना ही ये बेसिक होता है, ना ही एसिडिक होता है। लेकिन जैसे ही आपकी पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, तो आपका जो भी आइटम है, कुछ भी हो, वो क्या होता जाएगा? एसिडिक होता जाएगा। और जैसे ही वो 7 से ऊपर जाता जाएगा, वो क्या होता जाएगा? बेसिक, ठीक है? तो जो सोडा होता है या बाइकार्बोनेट इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, वो बेसिक होता है, ठीक है? और जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, कोई एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं आपको बताया था एनर्जी सिस्टम में एटीपी, पीसीआर, और अभी यहीं तक जानना, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में दो चीज़ें बताई थी, एक अनएरोबिक, यह लैक्टिक एसिड, इसका दूसरा नाम है लैक्टिक एसिड सिस्टम, और एक बताया था मैंने एरोबिक। तो एरोबिक में तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक है? हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहुंच जा रही है हमारे मसल तक, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें ना जब एनर्जी बनती है, तो हमारी बॉडी में क्या बनता है? पायरूवेट बनता है। तो पायरूवेट बनने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एसिटाइल कोए में चेंज होकर वो कर्व साइकिल में चला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, जो एनारोबिक और लैक्टिक एसिड सिस्टम है, इसमें भी पायरूवेट बनता है, ठीक है? लेकिन पायरूवेट के बाद हमारे बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ये पायरूवेट क्या होता है? लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो लैक्टिक एसिड किस, और ये भी ध्यान रखना, एटीपी पीसीआर में भी आपका लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, नहीं बनता है, ठीक है? इसीलिए एटीपी पीसीआर को हम अलैक्टिक सिस्टम भी बोलते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना, ठीक है? तो लैक्टिक एसिड किस में बनता है? रिस्पॉन्स करो माइक ऑन करके। एनारोबिक में। हाँ, गुड। अनारोबिक और सर लैक्टिक एसिड सिस्टम। हाँ। सर जैसे आपने बताया कि एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बन रहा है, हम्म। फिर लैक्टिक एसिड अगर हमें पूछा जाए कि तीनों या चारों सिस्टम में किस में बनता है, तो हम हम्म। इनकी जगह लाइक एटीपी हो, ग्लाइकोलिसिस हो, ऑक्सीडेटिव हो, फिर हम सर वहाँ पे क्या चूज करेंगे? आप ग्लाइकोलाइसिस करोगे फिर। ओके। और अगर आपको और ज़्यादा क्लियर दिया हुआ है ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन भी दिया हुआ है, अनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस या लैक्टिक एसिड सिस्टम, तो ये आंसर होगा। अदरवाइज अगर ये दोनों अलग अलग करके नहीं दिए हुए हैं, एक ही करके दे दिया है ग्लाइकोलाइसिस, तो फिर आप ग्लाइकोलाइसिस करोगे, क्योंकि आपका और ऑप्शन रहेंगे नहीं। ओके सर, बट सर जैसे एटीपी पीसीआर जो भी स्प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, उनमें लिफ्टर्स हो गए, उनमें फॉर्म होता है, और हमने अभी तक यही पढ़ा है कि लैक्टिक एसिड जो भी रिएक्टिव एक्टिविटीज होती है उसमें ही यूज हो रहा है, तो फिर नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। ना ना, ये आप गलत जा रहे हो। जो जो स्प्रिंटर्स होते हैं ना, स्प्रिंटर्स कौन? स्प्रिंटर्स हो गए 100 जो, मीटर। हाँ गुड, 100 मीटर 200 मीटर, ठीक है? तो अब 100 मीटर का बताता हूँ। ये एक्टिविटी होती है आपकी 10 से 15 सेकेंड तक, ठीक है? इसमें हमें फटीग क्यों होता है? इसलिए होता है फटीग, क्योंकि जो हमारा एटीपी स्टोर होता है, वो तुरंत क्या होता है, इस एक्टिविटी में हमारा ख़त्म हो जाता है। लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, ठीक है? ये गलत है। हमारा एटीपी पीसीआर का जो स्टोर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ख़त्म होने के बाद फिर 3 से 5 मिनट जब हम ब्रेक ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है एटीपी पीसीआर, एटीपी सीपी जो भी है, एटीपी वगैरह रीस्टोर हो जाता है, तो हम फिर से परफॉर्म कर पाएंगे। अब आपका 200 मीटर है, इसमें भी कितना लगता है आप समझ लो, 30 सेकेंड्स तक का टाइम लगता है। तो इसमें इतना मेजरली लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं होता है, होता होगा कम लेवल पे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता, क्योंकि
इसमें कुछ पार्ट आपका एटीपी भी यूज़ होगा और अनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी यूज़ होगा। बट जो आपका 400 मीटर है, ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें अनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस या लैक्टिक एसिड सिस्टम यूज़ होता है। 400 मीटर में क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका एनर्जी कहाँ से मिलता है, अनारोबिक से। तो इसमें जो हमें फटीग होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कल मैंने जैसे कि आप लोगों को टेबल दिखाया था, टेबल देखना उसमें जाके कि जैसे भी कोई भी एक्टिविटी है, चाहे 400 मीटर ही हो, उसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे 3 एनर्जी सिस्टम है, तो एक ही एनर्जी सिस्टम से पूरा एनर्जी आ रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका जैसे अगर 10% यहाँ से आ जाएगा, 60% यहाँ से आ जाएगा और 30% यहाँ से आ जाएगा। मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, 10% आपका एटीपी पीसीआर सिस्टम से आ गया, 60% आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से आ गया और 30% आपका एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से आ गया। तो मेन हम यहाँ किसकी बात करते हैं, जो मोस्ट डोमिनेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम पर्टिकुलरली उसी की बात करते हैं। तो 400 मीटर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें एनारोबिक सिस्टम एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए आप जब भी आप देखोगे, इसकी बात करोगे, तो इसमें 400 का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, बफर कैपेसिटी, सोडा इनटेक, अल्कली, कुछ भी हो, ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जिन एक्टिविटीज़ में क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। जहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। तो सर सेकंड होगा आंसर है सर। हाँ, इसका आंसर होगा 1 to 7 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स भी, 10 सेकेंड्स भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एटीपी पीसीआर सिस्टम यूज़ हो रहा है 100 मीटर में। 30 सेकेंड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आपका बॉडी यूज़ करना चालू कर देगी। फिर 2 आवर्स में तो ऑक्सीडेशन में आपका सारा चीज़ यूज़ होने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जिन एक्टिविटीज़ में आपकी बॉडी अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस या लैक्टिक एसिड सिस्टम मोस्ट डोमिनेंटली यूज़ करेगी एज ए एनर्जी सोर्स, वहाँ पे आप क्या करोगे, बाइकार्बोनेट इंजेक्शन करोगे। क्लियर है ये? यस सर। ओके। नेक्स्ट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। रिकमेंडेड डोज ऑफ बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, मतलब कितना अमाउंट में बाइकार्बोनेट इंजेक्शन लेना बॉडी के लिए सेफ भी है और इम्पैक्टफुल भी है। बी। 0.3 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा 0.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। 300 मिलीग्राम पर केजी भी, ऐसा भी अगर एग्जाम में आए तो हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। इसको ही ग्राम में चेंज किया हुआ है 0.3, तो 300 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज डन टू इंक्रीज स्टोरेज ऑफ, मसल ग्लाइकोजन। गुड, वेरी गुड। तो हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किसका स्टोरेज बढ़ाने के लिए करते हैं, तो मसल ग्लाइकोजन का। Which method is most effective for developing VO2 max? Continuous, interval, fartlek, circuit training. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बी। ओके। और
तो शिल्पी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या होगा आपका? इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप VO2 मैक्स। जब आप इंटेंसिव इंटरवल मेथड देखोगे, अब इंटरवल मेथड के अंदर भी दो मेथड थे ना, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव में आपका 80 से 90% और एक्सटेंसिव में था 60 टू 70। ठीक है। तो इसमें भी आपका जो इंटेंसिव इंटरवल मेथड है वो बेस्ट मेथड है टू डेवलप VO2 मैक्स। ठीक है। तो ध्यान रखना, विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग VO2 मैक्स? कौन सा है? इंटरवल मेथड। Fartlek training was developed in B. Good. तो फार्टलेक ट्रेनिंग कहाँ पे डेवलप हुआ है? स्वीडन में। किसने किया है? नाम बता सकते हो? सर होमर कुछ हाँ, करनी है। गोस्टा। गोस्टा हॉलमर। ईयर बता सकते हो? 1930। 1930 या 1970? 70। 1930 सर। कंफर्म? यस सर, 100% श्योर। गुड। गलत नहीं होना चाहिए। और फार्टलेक का मतलब? स्पीड प्ले। गुड। तो ये सारी चीज़ें हो गई फार्टलेक से। ठीक है। और एक चीज़ और बताना फार्टलेक ट्रेनिंग के बारे में, इसमें जो हमारी स्पीड होती है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है? सर इसमें प्लान नहीं होता, नॉन प्लान होता है जो स्पीड रहता है सर, पहले से ओके। प्लान नहीं कर रखा है। ओके, वेरी गुड। तो फाटलिंग में क्या होता है, हमारी जो स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू जो भी टेरेन होता है या सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। जब आप ऑफ रोडिंग करते हो, आप फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट में गए रनिंग करने, तो वहाँ पे सरफेस इवन नहीं होगा, कहीं पे इंक्लाइन होगा, थोड़ा कहीं पे डिक्लाइन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड चेंज होता रहेगा। तो फाटलेक में यही होता है, आपकी स्पीड प्री प्लान नहीं होती है। नेक्स्ट, एज पर हैरे, endurance with duration of 2 to 11 minutes is classified as? मिडिल टर्म एंड Okay, good. तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी हमने चार पढ़े थे: स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। ये कितना था? ये 0 से 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड टू 2 मिनट्स, ये 2 to 11 मिनट्स, और ये मोर देन 11 मिनट्स। ठीक है। तो यहाँ पे कितना पूछा है? 2 to 11 मिनट्स को क्या क्लासीफाई करते हैं? कौन सा होता है? मिडिल टर्म एंड्योरेंस। गुड। नेक्स्ट, इन मैराथन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एरोबिक सिस्टम इज फ्रॉम? सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है मैराथन में? मसल ग्लाइकोजन सर। हम्म, तुम्हारा मैराथन जो होता है वो 2 to 3 आवर्स में होता है।
तुमने वो वाला चार्ट नहीं देखा क्या, टेबल? एक बार देखना जाके। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है? सर उसमें फैटी एसिड होगा सबसे ज्यादा, 20 to 30% रहता उससे भी ज़्यादा होता है। है। यस सर, फैटी एसिड का उसमें ज्यादा रोल होता है, एरोबिक एनारोबिक एटीपीसी से सबसे ज्यादा फैटी एसिड का रहता है। हम्म, तो अब यहाँ पे सुनना ध्यान से। जैसे ही आपका एक्टिविटी का ड्यूरेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। कम हो होगी। जाए। हाँ। अब जैसे जैसे आपका स्पीड कम होता जाएगा, तो आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ आते जाएगी? कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट फैट से में। फैट की तरफ आते जाएगी। अभी मैंने वहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को? इंटेंसिटी जोन बताया था। तो जो सबसे कम VO2 मैक्स था, जो 50-60% था और 60 से 70 था, वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था? फैट। लेकिन जैसे ही बढ़ते जा रहा है, 70 से 80 हो रहा है, वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट डोमिनेट करने लग रहा कार्बोहाइड्रेट है। यूज। हाँ। यस तो सर। ये हमेशा ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है? जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से फैट की तरफ आने लगेगी। तो ध्यान रखना, तभी आपको सजेस्ट किया जाता है स्लो रनिंग फॉर फैट बर्निंग। मतलब फैट कम करने के लिए स्लो रनिंग सजेस्ट किया जाता है आपको। इसका यही रीज़न है। इसमें एक और चीज़ बता रहा हूँ। हाँ। पर जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, बट वो हम्म। कार्ब को ज्यादा कंज्यूम करते हैं इंस्टेड ऑफ फैट। हाँ। इसका क्या रीजन है फिर? अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया ना आपको, अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किया, मैंने क्या बताया कि आप जब भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी सिस्टम आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है? अब आपने क्या हुआ, अब आप मैराथन दौड़ रहे हो, ठीक है? पहले आपकी पेस क्या थी? कम थी, स्लो था। उसके बाद आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया। तो जब आप स्लो दौड़ रहे हो, उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा आपका एनर्जी कहाँ से आ रहा है? फैट से आ रहा है। आपका कहाँ से आएगा? कार्ब से भी आएगा। नेक्स्ट, आपने स्पीड जैसे इंक्रीज की, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो आपका क्या बॉडी क्या करेगी? डोमिनेंटली कार्ब से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगी। तो पेस क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो अब कार्ब लोडिंग हम क्यों करते हैं, ये बात ध्यान देना, क्योंकि कार्ब लोडिंग करना सबसे ईजी है, ईजी मेथड है, और ये जल्दी हो जाता है। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट लोडिंग में पढ़ा था, 10 से 12 दिन में क्या हो जाता है, हम कार्ब लोडिंग कर लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? सबसे ईजी एनर्जी फॉर्म होता है कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट है। बहुत बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत बेसिक फॉर्म होता है, समझ लो ग्लूकोज ही है वो, ठीक है? सबसे ईजिली एनर्जी प्रोवाइड कहाँ से होती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज होगी, वहाँ पे हम कहाँ से एनर्जी लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हमें तुरंत एनर्जी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपने जैसे बोला लॉन्ग रनर हो गए, वो कार्ब लोडिंग क्यों करते हैं, यही क्वेश्चन है। मतलब कार्ब फैट के कंपैरिजन में ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो। अच्छा, मतलब कार्ब ज़्यादा लेते हैं और फैट कम लेते हैं, ऐसा बोलना है? जी। ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप कार्ब ज़्यादा लोगे ना, ठीक है, आप कार्ब्स ले रहे हो, पहला, आपके मसल में वो मसल ग्लाइकोजन बन के स्टोर होगा, ठीक है? दूसरा लीवर में स्टोर होगा,
ठीक है, 2 चीज़ें हुई। हमने मान लिया कि आपके मसल जितना ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता था उसने कर लिया, लीवर जितना ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता था कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हो तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जो एक्स्ट्रा कार्ब्स होगा वो बॉडी में कैसा स्टोर होगा? वो बॉडी में फैट में ही एज होगा सर। हाँ, एज अ फैट स्टोर होता है बॉडी में। क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इंक्रीजेस परफॉर्मेंस इन 100 मीटर स्प्रिंट। स्प्रिंट इवेंट्स डिपेंड ऑन मसल ग्लाइकोजन। बोथ आर रॉन्ग। ओके, सर डी। बोथ आर फॉल्स। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इंक्रीजेस परफॉर्मेंस इन 100 मीटर स्प्रिंट, बिल्कुल गलत, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपकी एक्टिविटी मिनिमम 90 मिनट से ज़्यादा की होनी चाहिए, तब हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं। रीज़न, स्प्रिंट इवेंट्स डिपेंड ऑन मसल ग्लाइकोजन, ये भी गलत। किस पे होती है? एटीपी सीपी सिस्टम पे होती है, ठीक है। तो बोथ आर फॉल्स। आंसर डी, गुड। Which of the following correctly shows of energy system contribution as duration increase? आपका ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है तो आपकी बॉडी कैसे शिफ्ट करेगी एक एनर्जी सिस्टम से दूसरे में? मतलब कौन सा एनर्जी सिस्टम कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा? ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसका शिफ्टिंग कैसे होगा एनर्जी सिस्टम का? ये ध्यान दो ना थोड़ा, ड्यूरेशन बढ़ रहा है स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है इसका मतलब सी सी सी। एटीपी पीसी तो कम होगा सर, लैक्टिक भी हाँ, एरोबिक बढ़ेगा हाँ। क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन पे जाओ ना, देखो बाय ऑप्शन करते हैं, ठीक है। एटीपी कम होगा, सही है। यस सर, वो तो कॉमन। लैक्टिक बढ़ेगा ना, लैक्टिक क्यों बढ़ेगा? लैक्टिक कम होगा सर, वो तो। हाँ, तो ये ऑप्शन हटा दो। यहाँ पे क्या एटीपी बढ़ेगा, ऑप्शन ही हटा दो। सी, एटीपी कम होगा, लैक्टिक भी और कम होगा लैक्टिक और भी एरोबिक बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा। राइट आंसर, ठीक है। तो, बट सर कुछ परसेंट लैक्टिक फॉर्म होता ही मतलब कुछ हाँ, परसेंटेज जैसे लैक्टिक आपने फॉर्म होगा। बताया। हाँ, यू आर राइट, लैक्टिक फॉर्म होगा, लेकिन हमें क्या यहाँ पे हमेशा क्या देखना है एनर्जी सिस्टम में? मोस्ट डोमिनेंट कौन सा एनर्जी सिस्टम है वहाँ पे, प्राइमरी कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ठीक है। ओके सर। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसे डाउट है ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, बढ़ेगा थोड़ी कम होगा ना। यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा है कि ये जीरो हो गया है, यहाँ पे जीरो तो नहीं बोल रहा ना, यहाँ तो बोला कम हो रहा है। अगर पहले 10 था, एग्जाम्पल 10 ml था, तो अब वो कम होके 5 हो रहा है, यही तो बोल रहा है डिक्रीज हो रहा है। एटीपी भी डिक्रीज हो रहा है,
क्या पता एटीपी का भी कुछ यूज़ हो रहा हो, बट डिक्रीज कम हो रहा है। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये दोनों कम होते जा रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। एरोबिक के बाद ऑक्सीडेशन भी आएगा ऑप्शन में। अगर ऑक्सीडेशन होता तो वो भी बढ़ते जाता। ठीक है। ओके। डाउट हो तो बोल देना, ठीक है। सी नेक्स्ट, ऑक्सीजन डेफिसिट इज ग्रेटर इन। ये तो सर मैंने नहीं पढ़ा है। अरे इसमें पढ़ना ही नहीं है कुछ। सर शायद सी होना चाहिए। बी होगा ना, 100%। ऑक्सीजन डेफिसिट मतलब जो स्टार्टिंग ऑक्सीजन में का होता है। लेना सर इंटेक। हाँ, ऑक्सीजन डेफिसिट मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि आपने जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट की, आपकी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कमी हो गई। हाँ, तो बट हमारे जो हार्ट और लंग्स हैं उनको टाइम लगता है। जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनको 1 से 2 मिनट लगता है जितना 1 से 2 मिनट ऑक्सीजन। लगते हैं। हाँ, जितना ऑक्सीजन का डिमांड है उतना सप्लाई करने में। ठीक है। तो उतना सप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। अब वो बोला ऑक्सीजन डेफिसिट ज़्यादा किस में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो अनट्रेंड पर्सन है उसमें ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी। जो ट्रेंड पर्सन होते हैं, जैसे कि अनट्रेंड में 1 से 2 मिनट लगेगा, तो जो ट्रेंड होंगे उसमें 30 सेकेंड या 1 मिनट में आपके कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन पहुंचाने लगे। लेकिन अनट्रेंड में इतना टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा किस में हुआ, अनट्रेंड पर्सन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऑक्सीजन डेफिसिट मतलब ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा किस में होगी, तो अनट्रेंड पर्सन। अनट्रेंड पर्सन। ठीक है। Which training zone develops fat utilization maximum? 60 to 70। गुड। ठीक है। तो क्या होगा, जोन 2 आपका जो है 60 से 70 वो होगा मैक्सिमम फैटी। फैट। हाँ, ठीक है। अगर जोन 1 भी दिया रहे 50 से 60% जो होता है, तो इन दोनों में से भी आप कौन सा करोगे, सबसे पहले आप जोन 2 पे ही जाना। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो। अगर दोनों में से एक दिया हुआ है तो आप उसी पे जाना। ठीक। Carbohydrate loading fails to improve performance if event is less than 90 minutes, event is more than 90 minutes in बी। hot climate। क्या बी क्वेश्चन बी क्या है? सर 90 मिनट से ज्यादा। अच्छा फॉल्स फे, बोला, ए हो। फेल पूछा है, फेल फेल कब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। फिर ए होगा। गुड। तो क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से ना, एक्साइटेड नहीं होना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। तो जो भी एक्टिविटीज़ 90 मिनट से कम होंगी उनमें कार्बोहाइड्रेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में इतना, नॉर्मल पर्सन में भी इतना स्टोर रहता है ग्लाइकोजन का कि हम 90 मिनट की एक्टिविटी इजीली परफॉर्म कर लें। ठीक है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का फेल हो जाता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में जब एक्टिविटी 90 मिनट से कम होती है। जब 90 मिनट से ज़्यादा होगी तब उसका यूज़ होगा। नेक्स्ट, विच enzyme इज inhibited बाई लो pH ड्यू टू lactate accumulation? ए सर। ओके, गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये क्या करता है, ये
जब एनर्जी सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एटीपी यील्ड करने में हेल्प करता है, समझ लो एटीपी बनाने में। जब हम रेस्ट में रहते हैं तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, रेस्ट में क्या होता है, हमारे बॉडी में इनफ एटीपी होता है, तब ये डीएक्टिवेट रहता है। लेकिन जैसे ही हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारे जैसे ही एटीपी ख़त्म हुआ वैसे ही ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और एटीपी यील्ड बनाना चालू कर देता है। बट इसकी एक कमी है, ये लो पीएच, मतलब जो भी एसिड होता है, एच प्लस आयन, एच प्लस आयन आए तो ज़्यादा घबराना नहीं, ये एसिड ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही एसिड आएगा ये एसिड से बहुत सेंसिटिव होता है, तो एसिड आते ही क्या करता है, इसको इनिबिट कर देता है, इसको डीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए क्या होता है, फिर हमारे बॉडी में एनर्जी बन नहीं पाती, एटीपी बन नहीं पाता और हमें क्या होता है, फटीग होने लगता है। यही रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट, ये शायद पीपीटी में भी नहीं था, ये नया चीज़ है। ये पढ़ाया तो था मैंने, लेकिन लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस का मैंने बस लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस बताया था। इसके भी 3 टाइप हैं, ठीक है। तो टाइप 1 पूछ रहा है, का ड्यूरेशन क्या होगा, 90 to 360। ओके, सर 1 फर्स्ट, फर्स्ट। तो जैसे क्योंकि कि हम, वह लॉन्ग टर्म हाँ में हाँ हाँ बोलो। सर क्योंकि लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में 11 प्लस मोर होता है, तो शायद हम्म, ऐसा मैं सोच के बोल रहा फर्स्ट। हाँ, तो जो तुमने सोचा है वो सही है, 11 से 30 मिनट्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन टाइप 1 का क्या है, 11 to 30, टाइप 2 का 30 से 90 और टाइप 3 का मोर देन 90 मिनट्स, ठीक है। तो इतने में किसी को डाउट है कुछ क्वेश्चंस में?